तो फाइनली दोस्तों जोकर 2 जो कि नज़दीकी सिनेमाघरों पर रिलीज हो चुकी है 23 से और 30 से रिलीज होने वाली है। फाइनली दोस्तों इसका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, वही हमें एक तरह से देखने को मिल रही है। दोस्तों इसकी रेटिंग भी आ चुकी है, IMDb पर इसकी जो रेटिंग है 10 में से एक तरह से 6.1 की है। IMDb साथ में 49% की रेटिंग उसकी रेटिंग है। तो पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में बताया गया, फर्स्ट डे प्रेडिक्शन और OTT राइट की प्रोडक्शन रिलीजिंग रास्ते के बारे में। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जोकर फोली ए 2024 की अमेरिकी संगीतमय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन टॉड फिलिप्स ने किया है और इसकी पटकथा स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर लिखी गई है। यह जोकर 2019 का सीक्वल है जो DC कॉमिक्स के पात्रों पर आधारित है और इसमें जोकिन फीनिक्स ने जोकर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है, जबकि लेडी गागा उनकी प्रेमिका हार्ले क्विन के रूप में कलाकारों में शामिल हुई हैं। ज़ाज़ी बीट्स ने भी पिछली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है, जबकि ब्रेंडन ग्लीसन और कैथरीन कीनर कलाकारों में शामिल हुए हैं। इसका निर्माण वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और DC स्टूडियोज ने जॉइंट एफर्ट के सहयोग से किया है। जोकर को एक स्टैंडअलोन फिल्म के रूप में माना गया था, हालांकि वार्नर ब्रदर्स ने इस फिल्म के लिए DC ब्लैक फिल्म श्रृंखला शुरू करने का इरादा किया था। फिलिप्स ने सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की। सीक्वल जून 2022 में विकास में आया, जिसमें गागा और बीट्स उसी वर्ष बाद में शामिल हुए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजल्स और बेलेविले, न्यू जर्सी में दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक हुई। जोकर फोली ए 2 का प्रीमियर 4 सितंबर 2024 को 81वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 6 और इसे 4 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाना है। इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। ढालना जोआक्विन फीनिक्स, लेडी गागा, जोकिन फीनिक्स आर्थर फ्लेक जोकर के रूप में एक मानसिक रूप से बीमार, शून्यवादी अपराधी जिसका व्यक्तित्व विदूषक से प्रेरित है, जो पहले एक गरीब पार्टी विदूषक और महत्वाकांक्षी स्टैंड अप कॉमेडियन था। निर्देशक टॉड फिलिप्स ने आश्वासन दिया कि हालांकि सीक्वल फ्लेक की मानसिकता में और आगे बढ़ेगा, लेकिन वह क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम नहीं बनेगा, क्योंकि उसका जोकर व्यक्तित्व उन लोगों के लिए एक अनिच्छुक प्रतीक है जो उसे वह प्यार देते हैं जो वह हमेशा से चाहता था। लेडी गागा हर्लीन ली क्विंजेल बटा हार्ले क्विन के रूप में अरखाम स्टेट हॉस्पिटल में एक मरीज जो आर्थर से मिलती है, उसकी जिज्ञासा अंतःजुनून में बदल जाती है और वह उसके साथ एक घातक रोमांटिक संबंध बनाती है। 8-9 क्विंजेल का वर्णन करते हुए फिलिप्स ने उल्लेख किया कि चरित्र का यह संस्करण कैसे जोड़तोड़ करने वाला, अनैतिक और अधिक ज़मीनी है। फिल्म में जानबूझकर चरित्र के क्लासिक तौर तरीकों और शैली को अनदेखा किया गया है ताकि जोकर 2019 में बनाई गई दुनिया में फिट हो सके। 10 ब्रेंडन ग्लीसन, जैकी सुलिवन, अरखाम स्टेट हॉस्पिटल में एक गार्ड। कैथरीन कीनर मैरियन स्टीवर्ट के रूप में आर्थर की वकील। ज़ाज़ी बीट्स सोफी डुमोंड के रूप में एक एकल माँ और आर्थर की पूर्व पड़ोसी, जिसके साथ आर्थर रोमांटिक रिश्ते में होने की कल्पना करता था। स्टीव कुगन पैडी मेयर्स के रूप में एक लोकप्रिय टीवी व्यक्तित्व जो अरखाम में आर्थर का साक्षात्कार लेता है। एरी लॉटे हार्वे डेंट के रूप में नवनिर्वाचित सहायक जिला अटॉर्नी जो आर्थर को उसके अपराधों के लिए न्याय दिलाने की योजना बनाता है। 14 लॉटे ने भूमिका को सटीक रूप से निभाने के लिए चरित्र के लिए अपनी खुद की बैकस्टोरी विकसित की। फिलिप्स ने उनमें यह विचार डाला कि टेलीविजन परीक्षणों की सुबह में डेंट की नज़र पुरस्कार पर है और वह अपने लाभ के लिए आर्थर को मुकदमे में डालने के लिए तैयार है। भूमिका की तैयारी के लिए लॉटे ने बैटमैन 1989, द डार्क नाइट 2008 और बैटमैन बनाम टू फेस 2017 में हार्वे डेंट के संस्करणों को देखने से परहेज किया, जिन्हें क्रमशः बिली डी विलियम्स, आरोन एकहार्ट और विलियम शटन ने चित्रित किया था। अपने किरदार के कोर्टरूम शोमैन होने के बावजूद लॉटे ने फिल्म में कभी नहीं गाया। ले गिल और शेरोन वाशिंगटन क्रमशः आर्थर के पूर्व सहकर्मी गैरी और आर्थर के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं। 16, 17, 18 जैकब लोफलैंड, केन लेउंग और बिल स्मिट्रोविच को अनिर्धारित भूमिकाओं में लिया गया है। 16 उत्पादन विकास
जोकर 2019 को बिना किसी सीक्वल के एक स्टैंड अलोन फिल्म बनाने का इरादा था। 19 वार्नर ब्रदर्स का इरादा डीसी ब्लैक को लॉन्च करने का था, जो डीसी कॉमिक्स आधारित फिल्मों की एक पंक्ति थी जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCU फ्रेंचाइजी से संबंधित नहीं थी, जिसमें डीसी ब्लैक लेबल कॉमिक्स प्रकाशक के समान अधिक गहरे, अधिक प्रयोगात्मक सामग्री थी। 20, 21, 22 हालांकि फिल्म के खत्म होने से पहले ही जोकिन फीनिक्स ने निर्देशक टॉड फिलिप्स से कहा कि वह आर्थर फ्लेक को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक रात सोते समय फीनिक्स ने अपने चरित्र को मंच पर प्रदर्शन करते, चुटकुले सुनाते और गाते हुए सपना देखा, जिससे उन्हें संभवतः एक संगीतमय सीक्वल बनाने का विचार आया। 10 जबकि फिलिप्स ने अगस्त 2019 में कहा था कि वह फिल्म के प्रदर्शन और फीनिक्स की दिलचस्पी के आधार पर सीक्वल बनाने में दिलचस्पी लेंगे। 23 उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना नहीं है। हमने हमेशा इसे एक फिल्म के रूप में पेश किया है और बस। 24 अक्टूबर 2019 में फीनिक्स ने पत्रकार और रोलिंग स्टोन फिल्म समीक्षक पीटर ट्रेवर्स से आर्थर फ्लेक की भूमिका को फिर से शुरू करने के बारे में बात की, जिसमें कहा गया, मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। अगर कुछ और है तो हम जोकर के साथ कर सकते हैं, जो दिलचस्प हो सकता है। 25 और निष्कर्ष निकाला, यह ऐसा कुछ नहीं है जो मैं वास्तव में इस फिल्म पर काम करने से पहले करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि और कुछ करना है, क्योंकि यह अंतहीन लग रहा था। हम चरित्र के साथ कहा जा सकते हैं इसकी संभावनाएं। 26 उन्हें उनकी भागीदारी के लिए $20 मिलियन का भुगतान किया गया था। 27 जैसे जैसे फिल्म ने $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, फीनिक्स और फिलिप्स ने ब्रॉडवे थिएटर शो के रूप में संभावित अनुवर्ती के बारे में सोचा। उन्होंने आर्थर के विकास को बैटमैन के दुश्मन में बदलकर, उसे अपराध के राजकुमार में बदलकर या उसे एक आपराधिक सिंडिकेट का प्रभारी बनाकर पारंपरिक सीक्वल बनाने पर विचार नहीं किया, बावजूद इसके कि मूल फिल्म में ब्रूस वेन के माता-पिता की हत्या का चित्रण किया गया था। फिलिप्स ने इस बात पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया कि आर्थर के टूटने ने गोथम को कैसे आकर्षित किया। वे इस बात की जांच करने में रुचि रखते थे कि मनोरंजन का विचार फिल्मों और टेलीविज़न से कैसे उन सभी घोटाले में बदल गया जो वर्तमान में समाचार प्रसारित करते हैं। फिलिप्स ने पाया कि यह दुखद और परेशान करने वाला है कि मनोरंजन इस हद तक भ्रष्ट हो गया है कि डेप बनाम हर्ड ट्रायल या डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की बहस को मनोरंजन के रूप में माना जाने लगा है। नवंबर 2019 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि एक सीक्वल विकास में था, जिसमें फिलिप्स, लेखक स्कॉट सिल्वर और फीनिक्स अपने कर्तव्यों को दोहराएंगे। 28 हालांकि डेडलाइन हॉलीवुड ने उसी दिन बताया कि हॉलीवुड रिपोर्टर की कहानी झूठी थी और बातचीत भी शुरू नहीं हुई थी। 29 फिलिप्स ने रिपोर्टों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने वार्नर ब्रदर्स के साथ सीक्वल पर चर्चा की थी और यह एक संभावना बनी हुई है, लेकिन यह विकास में नहीं था। 30 फिलिप्स और फीनिक्स ने कार्लिस्ले थिएटर में जोकर के ब्रॉडवे सीक्वल शो बनाने के विचार पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। कोविड-19 महामारी द्वारा मूल योजनाओं को बदल दिए जाने के बाद फिलिप्स और सिल्वर ने फीनिक्स की संगीत अवधारणा पर विचार करते हुए सीक्वल विकसित करना शुरू कर दिया। इस बात से अवगत कि युवा फिल्म प्रेमी सामान्य कॉमिक बुक फिल्मों को पसंद करने के कारण शायद इसमें रुचि न लें, फिलिप्स ने फिल्म को रीमेक और रीबूट से अलग करने में मदद करने के लिए कुछ नया और अलग करने की उनकी भूख पर भरोसा किया। फीनिक्स ने आर्थर को एक महिला जोकर के साथ जोड़ने का विचार सुझाया, जो एक तरह के साइकोटिक टैंगो में उनके डांस पार्टनर के रूप में काम कर सकती थी। इसने फिलिप्स और सिल्वर को हार्ले क्विन को शामिल करने के विचार के लिए प्रेरित किया, जो कि जोकर से जुड़ी एक महिला खलनायक है और जिसे पहली बार बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में दिखाया गया था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। दिसंबर 2023 में गन ने खुलासा किया कि उन्होंने शॉर्ट मटेरियल की समीक्षा की और इसके बारे में अपने नोट्स दिए। 55 यह फिल्म अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बहुत अधिक महंगी थी, जिसका बजट $60 मिलियन था। कुछ प्रकाशनों ने लागत को $200 मिलियन बताया, हालांकि फिलिप्स ने उस आंकड़े से इनकार किया। 10 इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ने फिल्म के लिए दृश्य प्रभाव प्रदान किए। 56 संगीत मुख्य लेख जोकर, फोली ए ड्यूक्स साउंड ट्रैक और जोकर, फोली ए ड्यूक्स स्कोर।
पहली फिल्म से लौटकर हिल्दुर गुनादोतिर ने फिल्म का स्कोर तैयार किया। 57 फिल्म में कम से कम 15 संगीतमय नंबर शामिल होने की उम्मीद है, उनमें से अधिकांश पहले से मौजूद गानों के कवर हैं। साथ ही 1 या 2 मूल गाने भी शामिल करने का अवसर है। इन गानों में गुनादोतिर के स्कोर के तत्व शामिल होंगे। 58 लेडी गागा ने 27 सितंबर 2024 को एक साथी एल्बम हार्लेक्विन भी जारी किया। 59 विपणन फिल्म का एक टीजर ट्रेलर 10 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था, जबकि वार्नर ब्रदर्स ने 2024 सिनेमाकॉन में एक प्रस्तुति दी जिसे फिलिप्स द्वारा प्रचारित किया जा रहा था। इसमें सैमी डेविस जूनियर और टॉम जोन्स के व्हाट द वर्ल्ड नीड्स नाउ इज लव 1965 गीत का कवर दिखाया गया है। लॉस एंजल्स टाइम्स से क्रिस्टी कैरस को लगा कि एक संगीत के रूप में फिल्म की प्रस्तुति एक ऐसे चलन का पालन करती है जहां मूवी स्टूडियो अपनी फिल्मों को संगीत के रूप में बढ़ावा देने के लिए अनिच्छुक दिखते हैं। उदाहरण के लिए वोंका 2023 और मीन गर्ल्स 2024 का हवाला देते हैं। 60 वैरायटी के लिए लिखते हुए रेबेका रूबिन ने फुटेज को डार्क और किरकिरा कहा और क्विन के चित्रण को फ्लेक के पागल म्यूज के रूप में उजागर किया। 61-62 ट्रेलर को 24 घंटे में 167 मिलियन व्यूज मिले, जो उस समय वार्नर ब्रदर्स का सबसे बड़ा ट्रेलर प्रीमियर था, जिसने बारबी 2023 के पहले ट्रेलर को पीछे छोड़ दिया। 63 मुक्त करना जोकर फोली ए2 का विश्व प्रीमियर 4 सितंबर 2024 को 81वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 6 यह फिल्म 4 अक्टूबर 2024 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली है। 32 अपने 2024 सिने यूरोप प्रेजेंटेशन में वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि फिल्म घरेलू प्रीमियर से 2 दिन पहले 2 अक्टूबर 2024 को विदेशों में रिलीज होगी। 64 फिल्म को प्रीमियर के एक हफ्ते बाद मेगालोपोलिस 2024 आईमैक्स आईमैक्स स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। 65 स्वागत बॉक्स ऑफिस संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जोकर फोली ए2 को अपने शुरुआती सप्ताहांत में 4000 सिनेमाघरों से 55-60 मिलियन की कमाई करने का अनुमान है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 66 यूएसए टुडे ने बताया कि नकारात्मक समीक्षाओं में तर्क दिया गया कि संगीत संख्याएं कमजोर हैं और गागा की प्रतिभा का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। 67 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 60 आलोचकों की 58% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 6.310 है। 68 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 26 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 52 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 69 डेडलाइन हॉलीवुड के पीट है एमंड ने महसूस किया कि फिल्म शानदार थी, साथ ही उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि बोर्ड भर में उत्पादन मूल्य उत्कृष्ट हैं, विशेष रूप से लॉरेंस शेर की सिनेमेटोग्राफी, मार्क फ्राइडबर्ग का उत्पादन डिजाइन और एरियाना फिलिप्स की वेशभूषा। 70 द रैप के विलियम बिबियानी ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा कि यह फिल्म आर्थर फ्लेक के बारे में सबसे दिलचस्प फिल्म है। यह वास्तव में थोड़ी साहसी, वास्तव में थोड़ी चुनौतीपूर्ण और वास्तव में थोड़ी सच्ची है। 71 इंडिपेंडेंट के जेफरी मैकनाब ने फिल्म को सरल और गहराई से परेशान करने वाला बताया। 66 इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने फिल्म को खराब और फ्लैट कहते हुए एक तीखी समीक्षा दी। 73 द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने सोचा कि फिल्म निराशाजनक थी, उन्होंने कथानक के थोड़े पतले होने पर सवाल उठाया। 74 वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने भी पतले कथानक की आलोचना की, जबकि गागा के न्यूनतम उपयोग पर सवाल उठाया। 75 द प्लेलिस्ट के राफा सेल्स रॉस और द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन दोनों ने गागा के उपयोग पर समान विचार व्यक्त किए, जबकि पूर्व ने फीनिक्स का बहुत अधिक संयमित मोड़ का आनंद लिया, जो पिछले किस्त के अधिकांश भाग में व्याप्त निरंतर कष्टप्रद तेज आवाज से निराश लोगों के लिए एक स्वागत योग्य बदलाव था। 76 पुरस्कार जून 2022 में फिलिप्स ने घोषणा की कि सीक्वल विकास में था, जिसमें उनके और सिल्वर द्वारा एक स्क्रिप्ट थी। फिल्म का शीर्षक जोकर फोली ए दोक्स भी बताया गया। 31-32
फरवरी 2023 तक डीसी स्टूडियो के सीईओ जेम्स गन ने पुष्टि की कि फोली ए डोक्स एक डीसी एल्सवर्ल्ड्स प्रोजेक्ट होगा जो मुख्य सिनेमाई डीसी यूनिवर्स डीसीयू के बाहर होगा। B-35 फिल्म के लिए फिलिप्स का लक्ष्य यह महसूस कराना था कि इसे पागल लोगों द्वारा निर्मित किया गया था, लेकिन फिल्म को संगीतमय के रूप में संदर्भित करने में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि फिल्म में पारंपरिक संगीतमय संख्याओं का अभाव है और अधिकांश संगीत में संवाद है। गेट है P फॉर वंस इन माई लाइफ और दैट्स लाइफ जैसे गाने तब बजाए जाते हैं जब आर्थर उन शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता जो वह कहना चाहता है। उन गीतों में आर्थर फ्लेक और हार्ले क्विन की भावनाओं को व्यक्त किया गया है जो वे अपने रिश्तों में चाहते हैं, जिसमें पूर्व रोमांटिक गाथागीतों के लिए आकर्षित होता है और बाद वाला शक्ति के बारे में संगीत पसंद करता है। 25 जुलाई 2024 को एम्पायर के लिए एक विशेष कवर स्टोरी में लेडी गागा ने उनसे अपेक्षित गायन पर टिप्पणी की, यह मेरे द्वारा पहले कभी किए गए किसी भी काम से अलग था। मेरे लिए वास्तव में ली के बहुत सारे नोट्स हैं। मैं एक प्रशिक्षित गायिका हूँ, है ना? इसलिए जब मैंने ली के रूप में गाया तो मेरी सांस भी अलग थी। जब मैं मंच पर गाने के लिए सांस लेती हूँ तो मेरे पास यह सुनिश्चित करने का एक बहुत ही नियंत्रित तरीका होता है कि मैं सही सुर में हूँ और यह सही लय और समय पर बना रहे, लेकिन ली कभी नहीं जानती कि यह सब कैसे करना है। इसलिए यह पूरी चीज की तकनीकीता को हटाने, मेरे कथित कलारूप को इससे हटाने और पूरी तरह से उसके अंदर रहने जैसा है। फिलिप्स ने चरित्र की इस विशिष्ट व्याख्या के बारे में भी कहा, जबकि कुछ चीजें हैं जो लोगों को उसमें परिचित लगेंगी, यह वास्तव में गागा की अपनी व्याख्या है और स्कॉट सिल्वर सहलेखक और मेरी व्याख्या है। वह वैसी ही बन गई जिस तरह से मैनसन की लड़कियां उसे अपना आदर्श मानती थीं। जिस तरह से कभी-कभी इन कैद हत्यारों के पास ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें आदर्श मानते हैं। फिल्म में हाले के बारे में ऐसी चीजें हैं जो कॉमिक पुस्तकों से ली गई थीं, लेकिन हमने इसे लिया और इसे उस तरह से बनाया जैसा हम चाहते थे। 36, 37, 38, 39 गागा और फीनिक्स ने पिछले प्रोजेक्ट्स में अपने संगीत कौशल का प्रदर्शन किया। फिलिप्स ने उन्हें पेशेवर रूप से गाने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक कच्ची, अधिक अस्थिर ध्वनि को प्राथमिकता दी जो उत्साह और निराशा के बीच उतार चढ़ाव करती थी, जिसके लिए कभी-कभी ऑफ-की की आवश्यकता होती थी। फिल्म निर्माताओं ने खुद से पूछा कि दो व्यक्तियों को बातचीत के बीच में गाना गाने के लिए क्या करना होगा और संगीत कहाँ से आ सकता है जब कोई भी इसे सुन नहीं सकता है सिवाय नायक के। उन्होंने तर्क दिया कि मुख्य पात्र पेशेवर गायकों की तरह नहीं है, या उन्हें वाइब्रेटो और सही नोट्स के साथ ऐसा नहीं लगना चाहिए, बल्कि इसके बजाय घबराहट पैदा करने वाले लेकिन ईमानदार लगने चाहिए। 20 अगस्त 2024 को वैरायटी के लिए एक विशेष कवर स्टोरी से पता चला कि फिल्म की शुरुआत द ट्रिपलेट्स ऑफ बेलेविले के एनिमेटर सिल्वेन चोमेट द्वारा एनिमेटेड लूनी ट्यून्स प्रेरित कार्टून के साथ होगी, जिसके बाद जेल के दंगे, कोर्ट रूम में कानूनी झगड़े और एक वैरायटी शो सीक्वेंस होगा जिसमें फीनिक्स और गागा को एक हत्यारे सनी और चेर के रूप में चित्रित किया गया है। ढलाई फिल्म की आधिकारिक घोषणा के कुछ दिनों बाद यह घोषणा की गई कि गागा हार्ले क्विन को चित्रित करने के लिए बातचीत कर रही थीं और यह फिल्म एक संगीतमय होगी। 40-41 गागा उस गर्मियों में बाद में अपनी कास्टिंग की पुष्टि करेंगी। 42 उन्हें अपनी भागीदारी के लिए $12 मिलियन मिले। 3 अगस्त 2022 में यह बताया गया कि ज़ाज़ी बीट्स फिल्म में सोफी डुमोंट के रूप में अपनी भूमिका को फिर से करने के लिए बातचीत कर रही थीं। 43 ब्रेंडन ग्लीसन, कैथरीन कीनर और जैकब लोफलैंड के कलाकारों के साथ बीट्स को अगले महीने अपनी भूमिका को फिर से करने की पुष्टि की गई। 12-44-16 ग्लीसन पहली फिल्म में फीनिक्स के अमिट प्रदर्शन और गागा दोनों के लिए अपनी प्रशंसा के कारण इस परियोजना में शामिल हुए। 45 अक्टूबर में एरी लॉटी ने डेडलाइन हॉलीवुड द्वारा बड़ी भूमिका के रूप में रिपोर्ट की गई कास्ट में शामिल हो गए। 17 बाद में फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर द्वारा हार्वे डेंट की भूमिका का खुलासा किया गया। 14 लॉटी ने फिलिप्स के लिए एक ऑडिशन टेप किया जिसमें उनके और उनके एक दोस्त के बीच रिकॉर्ड की गई आत्मबातचीत शामिल थी, ठीक उसी तरह जैसे HBO ने फॉल 2022 में इंडस्ट्री 2020 वर्तमान को नवीनीकृत किया। भूमिका मिलने की उम्मीद नहीं थी,
जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। कुछ हफ्ते बाद लॉटी ने फिलिप्स के साथ एक जूम कॉल की, जिसके दौरान उन्होंने उन्हें सीधे डेंट की भूमिका की पेशकश की, भले ही उनकी टीम ने मान लिया था कि यह दूसरे पढ़ने के लिए एक नोट सत्र होने जा रहा है। 15 फिल्माने अमेरिका के न्यू जर्सी के बेलेविले में परित्यक्त एसेक्स काउंटी आइसोलेशन अस्पताल मार्च 2023 में पुरानी कारों और प्रॉप्स के साथ चित्रित ने अरखाम स्टेट हॉस्पिटल के लिए एक फिल्मांकन स्थान के रूप में काम किया। मुख्य फोटोग्राफी 10 दिसंबर 2022 को शुरू हुई, जिसमें फिलिप्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहला लुक जारी किया और लॉरेंस शेर ने छायाकार के रूप में काम किया। 46-47 शेर ने फिल्म के लिए दृश्य प्रेरणा के स्रोत के रूप में फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की वन फ्रॉम द हार्ट 1982 का हवाला दिया था। 48 बाहरी फिल्मांकन मार्च 2023 तक न्यूयॉर्क शहर और लॉस एंजल्स में हुआ। 49 गागा ने न्यूयॉर्क काउंटी कोर्ट हाउस के बाहर जोकर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक्स्ट्रा कलाकारों की भीड़ के साथ दृश्य फिल्माए थे, जिसके कारण आसपास के कुछ दर्शकों ने इसे ट्रंप की पहली अभियोग के बाद गिरफ्तारी के लिए गलत समझा था। 50 अरखाम शरण के दृश्यों को न्यू जर्सी के परित्यक्त एसेक्स काउंटी अलगाव अस्पताल में फिल्माया गया था। 51 अप्रैल 2023 में जोकर सीढ़ियों पर फिल्मांकन हुआ। ब्रोंक्स में पश्चिम 167वीं स्ट्रीट पर सीढ़ी पहली फिल्म में प्रमुखता से दिखाई गई थी। 52 फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल 2023 को समाप्त हुआ। 53 फिल्म को पूरी तरह से आईमैक्स प्रमाणित डिजिटल कैमरों से शूट किया गया है। 49 कई संगीत नाटकों के विपरीत, जिनमें अभिनेता पहले से रिकॉर्ड किए गए ट्रैक के साथ गाते हैं, फीनिक्स और गागा ने संगीत के नंबरों को लाइव प्रस्तुत किया। उनके साथ एक पियानो वादक भी था, जिसने कैमरे के पीछे जो भी गति स्थापित की थी उसे बनाए रखते हुए प्रदर्शन किया। इस बीच फिलिप्स ने संपादन कक्ष में मौलिक रूप से अलग अलग टेक को एक सुसंगत पूरे में सिंक करने की कोशिश की और इस अनुभव को दुःस्वप्न के रूप में वर्णित किया। तोड़ दिया। द हैंगओवर पार्ट 2 ने लॉन्च के दिन कुल $31.6 मिलियन अर्जित किए। 17 जो द हैंगओवर के शुक्रवार के लॉन्च ओपनिंग $16.7 मिलियन से लगभग दोगुना था। इस राशि ने 2 और रिकॉर्ड तोड़े, एक लाइव एक्शन कॉमेडी के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ओपनिंग डे और एक रेटेड कॉमेडी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ओपनिंग डे। 3 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड में 85, 946, 294 की कमाई हुई। प्रति थिएटर औसतन $23,923। 18 जो द सिम्पसंस मूवी $74 मिलियन की जगह लेते हुए कॉमेडी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ओपनिंग वीकेंड बन गया। मेमोरियल डे के 4 दिवसीय वीकेंड में फिल्म ने $103.4 मिलियन की कमाई की और मेमोरियल डे वीकेंड ओपनिंग में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 18 अंत में फिल्म की दुनिया भर में 581, 464, 305 की कमाई ने पिछले R-रेटेड कॉमेडी रिकॉर्ड धारक द हैंगओवर को पछाड़ दिया और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड कॉमेडी फिल्म बन गई। अब दोनों डेडपूल फिल्मों से आगे निकल गई। 19 उन्होंने द हैंगओवर पार्ट 3 का निर्देशन, लेखन और निर्माण किया, जो 2013 में रिलीज हुआ। इसने $300 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे द हैंगओवर ट्रिलॉजी की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई $1.4 बिलियन हो गई। 2016 में द हैंगओवर ट्रायोलॉजी की सफलताओं के बाद फिलिप्स ने जोना हिल और माइल्स टेलर अभिनीत अपराध फिल्म वॉर डॉग्स का निर्देशन, निर्माण और सहलेखन किया। फिलिप्स ने 76वें वेनिस फिल्म महोत्सव में फिल्म जोकर के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार जीता। फिलिप्स ने डीसी कॉमिक्स के सुपरविलेन जोकर की मूल कहानी वाली फिल्म का निर्देशन, सहलेखन और सहनिर्माण किया। 1981 में सेट की गई स्क्रिप्ट को स्कॉट सिल्वर ने सहलिखा था और फिल्म में जोकिन फीनिक्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 20 फिल्म का प्रीमियर 76वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे अक्टूबर 2019 में रिलीज किया गया। फिलिप्स हल्क होगन के बारे में एक जीवनी फिल्म का निर्देशन करने वाले हैं, जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ मुख्य भूमिका में होंगे। जॉन पोलोनो के साथ लगातार सहयोगी स्कॉट सिल्वर सहलेखक हैं। फिलिप्स ब्रैडली कूपर के साथ फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जो फिलिप्स की द हैंगओवर ट्रायोलॉजी के प्रमुख अभिनेताओं में से एक और जोकर के निर्माता हैं। 20 व्यक्तिगत विश्वास।
2014 में बीबीसी द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में जब फिलिप्स से पूछा गया कि क्या वह ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है कि लोगों में एक उच्च शक्ति, एक सामूहिक ऊर्जा है जिसे आप ईश्वर कह सकते हैं। आशा फिलिप्स ने 2019 में अपने डार्क ड्रामा जोकर रिलीज के बाद कहा कि उन्होंने वोक कल्चर के विरोध के कारण कॉमेडी फिल्में बनाना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा, आजकल मजाकिया बनने की कोशिश करो। इस बारे में लेख लिखे गए थे कि कॉमेडी अब क्यों काम नहीं करती। आपको बताऊंगा कि क्योंकि सभी मजाकिया लोग ऐसे हैं। इस बकवास को छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। ट्विटर पर 30 मिलियन लोगों के साथ बहस करना मुश्किल है। आशिसा फिल्मोग्राफी। फीचर फिल्म। टॉड फिलिप्स, जन्म टॉड फिलिप बंजल, 20 दिसंबर 1970, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। फिलिप्स ने 1993 में अपना करियर शुरू किया और 2000 के दशक में रोड ट्रिप, ओल्ड स्कूल, स्टार्स्की एंड हच और स्कूल फॉर स्काउंड्रल्स जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। 2010 की शुरुआत में द हैंगओवर फिल्म श्रृंखला के निर्देशन के लिए उन्हें व्यापक प्रसिद्धि मिली। 2019 में उन्होंने इसी नाम के डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म जोकर का सहलेखन और निर्देशन किया, जिसका प्रीमियर 76वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ, जहां इसे शीर्ष पुरस्कार गोल्डन लायन मिला। जोकर के लिए फिलिप्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए 3 अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। उनके सहलेखक स्कॉट सिल्वर के साथ उनका दूसरा, तीसरा और चौथा अकादमी पुरस्कार नामांकन था। इसके बाद उन्हें 79वें अकादमी पुरस्कार में बोरात के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए भी नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। फिलिप्स का जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 2-3 उनका पालनपोषण लॉन्ग आइलैंड के डिक्स हिल्स, न्यूयॉर्क में हुआ था। 4 उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी फिल्म स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। 5 क्योंकि वह अपनी पहली फिल्म पूरी करने और साथ ही ट्यूशन का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। 6 उस समय के आसपास उन्होंने किम के वीडियो और संगीत में काम किया। 5 फिलिप्स HBO के हिडन कैमरा डॉक्यूसीरीज टैक्सी कैब कन्फेशंस के पहले सीजन में ड्राइवरों में से एक के रूप में दिखाई दिए। 7 न्यूयॉर्क टाइम्स प्रोफाइल में फिलिप्स ने कहा कि वह एक युवा व्यक्ति के रूप में दुकानदारी के लिए मुसीबत में पड़ गया था। आजीविका। फिलिप्स की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म हेटेड, जीजी एलिन एंड द मर्डर जंकीज, विवादास्पद पंक रॉकर जीजी एलिन के जीवन और मृत्यु पर केंद्रित थी, जबकि वह NYU में जूनियर थे और यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली छात्र फिल्मों में से एक बन गई, यहाँ तक कि इसे सीमित नाटकीय रिलीज भी मिली। 5 फिलिप्स ने जीजी के एक परिचित, दोषी सीरियल किलर जॉन वेन गेसी को एक पत्र लिखा, जिसमें पूछा गया कि क्या वह फिल्म के लिए एक मूवी पोस्टर पेंट कर सकते हैं। फिलिप्स ने कहा कि गेसी वास्तव में फिल्म के कार्यकारी निर्माता हैं, जिन्होंने अपनी कलाकृति की प्रतिकृतियां बेचकर $10,000 जुटाए हैं। 8 इसके बाद उन्होंने कॉलेज बिरादरियों के बारे में दूसरी डॉक्यूमेंट्री फ्रैट हाउस के लिए तत्कालीन साथी एंड्रयू गुरलैंड के साथ सहनिर्देशन किया। इसका प्रीमियर 1998 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता। 9 इसका निर्माण HBO द्वारा किया गया था, लेकिन इसके चैनल पर कभी प्रसारित नहीं हुआ क्योंकि फिल्म के कई प्रतिभागियों ने दावा किया कि उन्हें अपनी गतिविधियों को फिर से करने के लिए भुगतान किया गया था। यह कभी भी किसी भी तरह से साबित नहीं हुआ। उनकी तीसरी डॉक्यूमेंट्री बिटरस्वीट मोटल जैम बैंड फिश पर केंद्रित थी, जिसमें 1997 की गर्मियों और पतझड़ के दौरों के अलावा यूरोप के उनके 1998 के वसंत दौरे के फुटेज शामिल थे। यह द ग्रेट वेंट में समाप्त होता है, जो अपस्टेट मेन में आयोजित 2 दिवसीय उत्सव था, जिसमें 70,000 लोग आए थे। फ्रैट हाउस के साथ सनडांस में रहते हुए फिलिप्स की मुलाकात निर्देशक निर्माता इवान रीटमैन से हुई, जिन्होंने फिलिप्स को रीटमैन की मोंटेसिटो पिक्चर कंपनी के लिए अपनी कॉमेडी फिल्मों रोड ट्रिप और ओल्ड स्कूल को लिखने और निर्देशित करने के लिए प्रेरित किया। फिलिप्स ने बेन स्टिलर और ओवेन विल्सन अभिनीत 2004 की फिल्म स्टार्स्की एंड हच के साथ साथ बिली बॉब थॉर्नटन और जॉन हेडर अभिनीत 2006 की फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रल्स को भी लिखा और निर्देशित किया। 2005 में डिटेल्स मैगजीन ने जुड अपार्टो, एडम मैके और फिलिप्स को द फ्रैट पैकेजर्स के रूप में उद्धृत किया।
10. उन्होंने व्यंग्यात्मक कॉमेडी बोरट 2006 पर काम किया, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने 2005 की शुरुआत में निर्देशक के रूप में अपना पद छोड़ दिया। 11. फिर भी कहानी को गढ़ने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2008 में ग्रीन हैट फिल्म्स की स्थापना के बाद फिलिप्स ने द हैंगओवर का निर्देशन और निर्माण किया। कथित तौर पर $35 मिलियन में बनी यह फिल्म उस समय तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड कॉमेडी बन गई। 3 फरवरी 2012 को इसकी दुनिया भर में कुल कमाई $480 मिलियन थी। 12. फिल्म ने बेस्ट पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब जीता। 13. इसने 2009 ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी भी जीती। 14. फिलिप्स ने फिल्म के मुनाफे के बड़े हिस्से के बदले में लगभग कोई अग्रिम वेतन नहीं लिया और कहा है कि फिल्म की भारी सफलता उनके सौदे के साथ मिलकर इसे मेरा स्टार वार्स बनाती है। 2010 में फिलिप्स ने कॉमेडी ड्यू डेट का निर्देशन, निर्माण और सहलेखन किया, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जैक गैलिफियांकिस ने अभिनय किया। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में 211, 780, 324 की कमाई की। शिल्यो 2010 की शरद ऋतु में द हैंगओवर पार्ट 2 का निर्माण बैंकॉक, थाईलैंड में शुरू हुआ, जिसे फिलिप्स ने निर्देशित, निर्मित और सहलिखा था। फिल्म की शूटिंग 63 दिनों तक चली और 26 मई 2011 को रिलीज होने पर इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2600 सिनेमाघरों में आधी रात को प्रदर्शित होने वाली फिल्म के साथ फिल्म ने 10.4 मिलियन की कमाई की, जिसने रेटेड फिल्म के लिए सबसे बड़ी मध्यरात्रि ओपनिंग का रिकॉर्ड। जोकिन राफेल फीनिक्स बटा HW के IN बटा ने बॉटम, जन्म 28 अक्टूबर 1974, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। विशेष रूप से पीरियड ड्रामा में डार्क, अपरंपरागत और विलक्षण पात्रों के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्हें विभिन्न पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, एक ग्रैमी अवार्ड और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड शामिल हैं। 2020 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें 21वीं सदी के सबसे महान अभिनेताओं में से एक बताया। 3. फीनिक्स ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में अपने भाई रिवर के साथ टेलीविजन सीरीज में दिखाई देकर की थी। उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिकाएं स्पेस कैंप 1986 और पेरेंटहुड 1989 में थीं। इस अवधि के दौरान उन्हें लीफ फीनिक्स के रूप में श्रेय दिया गया, एक ऐसा नाम जो उन्होंने खुद दिया था। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में अपना जन्म नाम वापस ले लिया और कॉमेडी ड्रामा टू डाई फॉर 1995 और पीरियड फिल्म क्विल्स 2000 में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। फीनिक्स को ऐतिहासिक ड्रामा ग्लेडिएटर 2000 में कोमोडस की भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्हें हॉरर फिल्म साइंस 2002 और द विलेज 2004, ऐतिहासिक ड्रामा होटल रवांडा 2004 से सफलता मिली। थोड़े समय के ब्रेक के बाद फीनिक्स ने मनोवैज्ञानिक ड्रामा द मास्टर 2012 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप जीता और अपना तीसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। उन्होंने रोमांटिक ड्रामा हर 2013 और अपराध व्यंग्य इनहेरेंट वाइस 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा प्राप्त की और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर यू वेयर नेवर रियली हियर 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कान फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता। जोकर 2019 के शीर्षक चरित्र के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए फीनिक्स ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। उन्होंने तब से स्वतंत्र फिल्मों कम ऑन 2021 और ब्यू इज अफ्रेड 2023 में अभिनय किया है और ऐतिहासिक ड्रामा नेपोलियन 2023 में शीर्षक भूमिका निभाई है। फीनिक्स एक पशु अधिकार कार्यकर्ता है। वह 3 साल की उम्र से ही शाकाहारी हैं और नियमित रूप से धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करते हैं और वैश्विक मांस उपभोग और पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर कई वृत्तचित्रों का निर्माण कर चुके हैं। वह अभिनेत्री रूनी मारा के साथ रिश्ते में हैं, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। प्रारंभिक जीवन। फीनिक्स का जन्म सैन जुआन, प्यूर्टो रिको के रियो पिड्रास जिले में अस्पताल मेट्रोपोलिटानो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 4.
उनके पिता जॉन ली बॉटम थे, जो एक लैंडस्केप गार्डनिंग कंपनी के संस्थापक थे, और अर्लिन हार्ट बॉटम नी ड्यूनेट्स एनबीसी में एक कार्यकारी सचिव थीं और जिनके एजेंट से संबंध ने उनके बच्चों को अभिनय का काम दिलाया था। 5. फीनिक्स 5 बच्चों में से तीसरे हैं। रिवर 1970 से 1993 और रेन जन्म 1972 के बाद, और लिबर्टी जन्म 1976 और समर जन्म 1978 से पहले, जिनमें से सभी अभिनय में शामिल रहे हैं। उनकी एक पैतृक सौतेली बहन भी है, जोडियन जन्म 1964। 6. उनके पिता फोंटाना, कैलिफोर्निया के कैथोलिक थे। वे दोनों अश्केनाजी यहूदी थे जो न्यूयॉर्क शहर में रहते थे। 8. फीनिक्स के माता पिता की मुलाकात तब हुई जब उनकी मां कैलिफोर्निया में यात्रा कर रही थीं। मिलने के 1 साल से भी कम समय बाद उन्होंने शादी कर ली। 9. अपने दूसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद वे धार्मिक पंथ चिल्ड्रन ऑफ गॉड में शामिल हो गए और मिशनरी के रूप में पूरे कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका की यात्रा की, जहां अगले 2 बच्चे पैदा हुए। अंततः वे समूह से मोहभंग हो गए और 1977 में छोड़ दिया, पंथ के तेजी से विकृत नियमों का विरोध करते हुए, विशेष रूप से फ्लर्टी मछली पकड़ने की प्रथा। 10. 5वें बच्चे का जन्म फ्लोरिडा में हुआ जहां परिवार बस गया। इस समय के आसपास उन्होंने कानूनी तौर पर उपनाम फीनिक्स अपनाया, जो कि अपनी राख से उठने वाले पौराणिक पक्षी से प्रेरित था, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। 1. जब जोकिन 3 साल का था तो उसने और उसके बड़े भाई बहनों ने मछलियों को अचेत होते देखा क्योंकि वे उन्हें नाव के किनारे फेंक रहे थे। 2. 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना जन्म नाम जोआक्विन रख लिया। आजीविका 1980 से 1993 प्रारंभिक कार्य और पारिवारिक त्रासदी। 1979 में जब फीनिक्स के पिता को रीढ़ की हड्डी की पुरानी चोट के कारण काम करना बंद करना पड़ा, तो परिवार लॉस एंजल्स चला गया जहां मां की मुलाकात आइरिस बर्टन नामक एक हाई प्रोफाइल चाइल्ड एजेंट से हुई, जिसने बच्चों को विज्ञापनों में और टीवी पर छोटे-मोटे किरदार दिलवाए। 12. फीनिक्स ने अपने अभिनय की शुरुआत अपने भाई के साथ टेलीविजन सीरीज 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स में 1982 के एपिसोड क्रिसमस सॉन्ग से की। 13. उन्होंने अपने पहले अभिनय अनुभव के बारे में कहा है, तात्कालिक खुशी, सबसे आनंददायक बात। कुछ बच्चों के लिए यह पहली बार होता है जब वे गेंद को तोड़ते हैं या गोल करते हैं। मेरे लिए यह ऐसा था। 8 साल का था और मुझे टीवी सेट पर पहला दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से याद है, और मुझे पता था कि मुझे यह पसंद है। शारीरिक अनुभूति, यह कितना शक्तिशाली था। यही वह भावना है जिसे मैं तब से खोज रहा हूँ। 1984 में फीनिक्स ने अपने भाई रिवर के साथ एबीसी आफ्टर स्कूल स्पेशल में बैकवर्ड्स द रिडल ऑफ डिस्लेक्सिया शीर्षक से अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने 6वें यूथ इन फिल्म अवार्ड्स में टेलीविजन के लिए बनी पारिवारिक फिल्म में सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता के लिए नामांकन साझा किया। 15. उन्होंने मर्डर शी रोड एपिसोड वी आर ऑफ टू किल द विजार्ड और द फॉल गाय और हिल स्ट्रीट ब्लूज के व्यक्तिगत एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई। 16. 17. 1 साल बाद वह टेलीविजन फिल्म किड्स डोंट टेल में दिखाई दिए। अपनी आय के पूरक के लिए बच्चों ने रिवर द्वारा लिखे गए गोना मेक इट जैसे अपने मूल गीत गाए और पीले शर्ट और शॉर्ट्स से मेल खाते पैसे के लिए बस में काम किया। लॉस एंजल्स में जीवन से असंतुष्ट फीनिक्स फ्लोरिडा वापस चले गए और गेंसविले में बस गए। फीनिक्स ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत एडवेंचर फिल्म स्पेस कैंप 1986 में एक युवा लड़के के रूप में की, जो नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर जाता है और शौकिया अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण लेता है। 13. उन्होंने उस वर्ष एंथोलॉजी श्रृंखला अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स के एपिसोड ए वेरी हैप्पी एंडिंग में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक ऐसे बच्चे की भूमिका निभाई जो एक हिटमैन को उसके पिता की हत्या के लिए ब्लैकमेल करता है। 19. फीनिक्स की पहली अभिनीत भूमिका फिल्म रस्कीज 1987 में थी, जो दोस्तों के एक समूह के बारे में थी जो शीत युद्ध के दौरान अनजाने में एक रूसी सैनिक से दोस्ती कर लेते हैं। 19. साइंस फिक्शन थ्रिलर साइंस 2002 ने फीनिक्स के निर्देशक एम. नाइट श्यामलन के साथ पहले सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म में उन्होंने मेरिल हेस की भूमिका निभाई, जो एक पूर्व माइनर लीग बेसबॉल खिलाड़ी था जो अपने बड़े भाई ग्राहम मेल गिब्सन के साथ मिलकर पता लगाता है
कि पृथ्वी पर बाहरी लोगों ने आक्रमण किया है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन फीनिक्स के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आलोचक पीटर ट्रेवर्स ने लिखा कि फीनिक्स प्रभावशाली रूप से पंजीकृत है, इस खोए हुए लड़के में हास्य और दर्द ढूंढ रहा है, कभी भी गलत कदम नहीं उठाता क्योंकि एक असहाय मेरिल अपने भाई को विश्वास के निराशाजनक संकट में टूटते हुए देखता है। 45 यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $408.2 मिलियन की कमाई की। 46 2003 में फीनिक्स ने थॉमस विंटरबर्ग की रोमांस ड्रामा इट्स ऑल अबाउट लव में एक सुपरस्टार स्केटर क्लेयर डेंस के अनिश्चित पति की भूमिका निभाई। 47 और डिज्नी एनिमेटेड फिल्म ब्रदर बेयर में केनाई की आवाज दी। फीनिक्स ने डिज्नी एनिमेटेड फीचर में मुख्य आवाज की भूमिका के लिए चुने जाने पर अपार खुशी व्यक्त की और कहा, वास्तविक शिखर मेरे करियर में यह है कि मैं एक डिज्नी फिल्म में एक एनिमेटेड चरित्र निभा रहा हूं। क्या यह सबसे महान नहीं है? 48 फिल्म ने दुनिया भर में $250.4 मिलियन की कमाई की। 49 और इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 50 सीक्वल ब्रदर बेयर 2 में उनकी जगह पैट्रिक डेम्पसी ने ले ली। 51 फीनिक्स ने पीरियड थ्रिलर द विलेज 2004 में श्यामलन के साथ फिर से काम किया। उन्होंने किसान लुसियस हंट की भूमिका निभाई, एक ऐसी भूमिका जिसे द अटलांटिक के क्रिस्टोफर और ने अविकसित पाया। 52 हालांकि शुरुआत में मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 53 फिल्म ने अपनी रिलीज के वर्षों बाद पूर्वव्यापी समीक्षाएं आकर्षित कीं। कई आलोचकों ने इसे श्यामलन की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना। फीनिक्स के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की। 54 यह फिल्म वित्तीय रूप से सफल रही, जिसने अपने $60 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $256.7 मिलियन की कमाई की। 55 वर्ष की अपनी अगली फिल्म में उन्होंने जॉन ट्रेवोल्टा के साथ ड्रामा फिल्म लैडर 49 में बाल्टीमोर फायर फाइटर की भूमिका निभाई। भूमिका की तैयारी में फीनिक्स ने बाल्टीमोर फायर डिपार्टमेंट के साथ 2 महीने तक वास्तविक आग बुझाने का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस फिल्म को बनाने से पहले उन्हें ऊंचाइयों से डर लगता था। याद करते हुए उन्होंने कहा, मैं पोल पर गया और मैंने नीचे देखा और मैं ऐसा नहीं कर सका। लेकिन आप प्रशिक्षण से गुजरते हैं और यह आपके डर को उजागर करता है और आपको उनसे उबरने में मदद करता है। हमने 6 मंजिला टॉवर से रैपलिंग की और इससे वास्तव में मदद मिली। 56 आमतौर पर मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $102.3 मिलियन कमाए। 57 रोजर एबर्ट ने फिल्म में अभिनय की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 4 में से 3.5 स्टार दिए। 59 फीनिक्स की 2004 की अंतिम फिल्म टेरी जॉर्ज की होटल रवांडा थी। रवांडा नरसंहार पर आधारित यह फिल्म पॉल रुसेसाबागिना, डॉन चीडल के अपने परिवार और 1000 से अधिक अन्य शरणार्थियों को घेरे हुए होटल डेस मिल कोलिंस में आश्रय प्रदान करके उनके जीवन को बचाने के प्रयासों को दर्शाती है। फिल्म एक मध्यम वित्तीय सफलता थी, 60, लेकिन एक महत्वपूर्ण सफलता थी जिसे आलोचकों से लगभग विशेष रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली। 61 फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए फीनिक्स को कलाकारों के साथ स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। फीनिक्स 2005 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वॉक द लाइन के प्रीमियर में भाग लेते हुए। 2005 में फीनिक्स ने जेम्स मैंगोल्ड निर्देशित फिल्म वॉक द लाइन में रीज विदरस्पून के साथ सहाभिनय किया, जो जॉनी कैश की बायोपिक थी, जब कैश ने खुद फीनिक्स को मंजूरी दी थी। 63 फिल्म में कैश के सभी गायन ट्रैक और साथ के साउंड ट्रैक को फीनिक्स ने बजाया और गाया है। 64 फिल्म का प्रीमियर टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसने अंततः दुनिया भर में $186 मिलियन की कमाई की। 65 फीनिक्स के प्रदर्शन को आलोचकों से शानदार समीक्षा मिली और इसने फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट को यह लिखने के लिए प्रेरित किया, जॉनी कैश के एल्बमों को कमोबेश दिल से जानने के बाद मैंने साउंड ट्रैक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 66 जॉनी कैश के अपने चित्रण के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी और फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक का ग्रैमी पुरस्कार जीता। 67 फीनिक्स को दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन भी मिला, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में उनका पहला और साथ ही दूसरा बाफ्टा नामांकन था। 68 उस वर्ष की शुरुआत में उन्होंने अर्थलिंग्स
2005 का वर्णन किया, जो फैक्ट्री फार्मों और पालतू मिलों में पशु दुर्व्यवहार की जांच और वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में एक वृत्तचित्र था। अर्थलिंक्स में उनके काम और योगदान के लिए उन्हें 2005 में सैन डिएगो फिल्म फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 69 पशु अधिकार दार्शनिक टॉम रेगन ने टिप्पणी की कि जो लोग अर्थलिंक्स देखते हैं उनके लिए दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं होगी। 70 फीनिक्स का पहला निर्माण कार्य एक्शन थ्रिलर वी ओन द नाइट 2007 था, जिसमें उन्होंने नाइट क्लब मैनेजर बॉबी ग्रीन ग्रुसिंस्की की भूमिका निभाई थी, जो अपने भाई मार्क वाहलबर्ग और पिता रॉबर्ट डुवेल को रूसी माफिया हिटमैन से बचाने की कोशिश करता है। जेम्स ग्रे द्वारा निर्देशित फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह में मिश्रित समीक्षाओं के साथ हुआ। 71 रोजर एबर्ट ने ग्रे के निर्देशन और अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन मौलिकता की कमी के लिए इसकी पटकथा की आलोचना की। 72 न्यूयॉर्क पत्रिका के डेविड एडेलस्टीन ने फिल्म के संघर्ष को बढ़ाने के लिए फीनिक्स की सराहना की। उन्होंने लिखा कि यह फीनिक्स के चेहरे के बिना भारी हो सकता है, उसका अनिर्णय किसी भी तरह अन्य अभिनेताओं के संकल्प से अधिक शक्तिशाली है, कोई कृत्रिमता नहीं है। 1989 में फीनिक्स ने रॉन हॉवर्ड की कॉमेडी ड्रामा पेरेंटहुड में स्टीव मार्टिन के किरदार के अंतर्मुखी किशोर भतीजे गैरी की भूमिका निभाई। 20 यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने अपने $20 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $126 मिलियन की कमाई की। 21 आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की। इंडीवायर समीक्षकों ने फिल्म के कलाकारों और उनके प्रदर्शन को वास्तव में पसंद करने योग्य और कभी-कभी व्यावहारिक दिल रखने के लिए उजागर किया। फीनिक्स को बहुत ही विश्वसनीय गुस्से वाला किशोर कहा, एक ऐसे प्रदर्शन में जिसने उन्हें फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी युवा अभिनेता के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। 22-23 गैरी की भूमिका को लियोनार्डो डिकैप्रियो द्वारा फिल्म पर आधारित श्रृंखला में दोहराया गया था। उन्होंने अभिनय से ब्रेक लेने का फैसला किया और स्पेनिश सीखने के लिए अपने पिता के साथ मैक्सिको की यात्रा की। 25 जब वे अमेरिका लौटे तो उनके भाई रिवर ने सुझाव दिया कि फीनिक्स अपना नाम वापस जोकिन में बदल ले और उन्हें फिर से अभिनय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। 5 फीनिक्स के बड़े भाई रिवर फीनिक्स, जिनकी 1993 में मृत्यु हो गई, ने फीनिक्स को अभिनय में लौटने के लिए राजी किया। 31 अक्टूबर 1993 को रिवर की मौत वेस्ट हॉलीवुड में द वाइपर रूम के बाहर ड्रग ओवरडोज से हो गई। फीनिक्स, जो अपने भाई और बड़ी बहन रेन के साथ क्लब में गया था, ने अपने मरते हुए भाई के लिए मदद मांगने के लिए 911 पर कॉल किया। मृत्यु के बाद फोन कॉल को बार-बार टीवी और रेडियो शो पर प्रसारित किया गया। परिवार मीडिया की चकाचौंध से बचने के लिए कोस्टा रिका चला गया, क्योंकि इस घटना को पौराणिक कथाओं और साजिशों से घिरे युवा हॉलीवुड की एक चेतावनी भरी कहानी के रूप में दर्शाया गया। आर्शल्यो 1994 से 1999 अभिनय में वापसी। फीनिक्स ने गस वान सेंट की 1995 की ब्लैक कॉमेडी टू डाई फॉर में अभिनय किया, जो जॉयस मेनार्ड के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में पामेला स्मार्ट हत्या मामले से प्रेरित थी। फीनिक्स ने जिमी एम्मेट के रूप में अभिनय किया, जो एक परेशान युवक है जिसे एक महिला, निकोल किडमैन, द्वारा हत्या करने के लिए बहकाया जाता है। फिल्म का प्रीमियर 1995 के कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह वित्तीय और आलोचनात्मक रूप से सफल रही। न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचक जेनेट मस्लिन ने फीनिक्स के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, बेचारे जिमी पर बहुत दया आती है। मिस्टर फीनिक्स द्वारा एक कच्ची, पीड़ा भरी अभिव्यक्ति के साथ शानदार ढंग से निभाया गया किरदार उन्हें देखने लायक अभिनेता बनाता है। जिमी सुजैन की चालाक अनैतिकता से मोहित और भयभीत दोनों है। इसमें वह हम सभी के लिए बोलता है। 27-28 1997 में फीनिक्स ने ओलिवर स्टोन की यू टर्न में एक छोटे शहर के उपद्रवी की भूमिका निभाई और इन्वेंटिंग द एबॉट्स में एक अमीर महिला के प्यार में पड़े एक गरीब आदमी की भूमिका निभाई। फिल्मों को क्रमशः ज्यादातर मिश्रित और नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और न ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 29-30 अगले वर्ष फीनिक्स ने क्ले पिजन्स में एक छोटे शहर के युवक की भूमिका निभाई, जो एक सीरियल किलर से दोस्ती करता है। फिल्म को निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। 31 अपनी अगली फिल्म 8mm 1999 में फीनिक्स ने एक वयस्क वीडियो स्टोर कर्मचारी की भूमिका निभाई, जो टॉम वेल्स,
निकोलस केज को अवैध पोर्नोग्राफी के अंडरवर्ल्ड की जांच। 2000 से 2010 आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता। फीनिक्स 2000 के कान फिल्म महोत्सव में द यार्ड्स के लिए एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए 2000 में फीनिक्स ने 3 फिल्मों में सह-अभिनय किया। इनमें से पहली में उन्होंने रिडले स्कॉट की ऐतिहासिक महाकाव्य फिल्म ग्लेडिएटर में रोमन सम्राट कोमोडस के काल्पनिक संस्करण को चित्रित किया। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $457 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 2000 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 33 एंटरटेनमेंट वीकली के क्रिस नशावती ने फीनिक्स के काम को एक अधिक सूक्ष्म स्टार मेकिंग प्रदर्शन कहा। जब उनकी तुलना मुख्य रसेल क्रो से की, उन्होंने लिखा, फीनिक्स एक कार्टूनिस्ट खलनायक को पैथोलॉजी के एक समृद्ध स्तरित अध्ययन में बदल देता है। 34 फीनिक्स ने अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित। उनकी अगली फिल्म द यार्ड्स में निर्देशक जेम्स ग्रे के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया। अपराध फिल्म क्वींस के रेल यार्ड में भ्रष्टाचार का अनुसरण करती है, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। 37 द यार्ड्स को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने फीनिक्स के प्रदर्शन को खलनायक के रूप में माना। 38 2000 की तीसरी रिलीज फिलिप कॉफमैन की क्विल्स थी, जो मार्क्विस डी साडे के जीवन और कार्य से प्रेरित एक व्यंग्यात्मक थ्रिलर थी। फीनिक्स ने केट विंसलेट के विपरीत विवादित पुजारी एबे डी कूलमियर को चित्रित किया। फिल्म का प्रीमियर टेलोराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर कुल $17 मिलियन की कमाई करके एक मामूली आर्ट हाउस सफलता थी। 39 इसे रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स द्वारा फीनिक्स और विंसलेट के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कहा गया कि फीनिक्स इस साल ग्लेडिएटर और द यार्ड्स के साथ एक रोल पर पुजारी को एक मोहक व्यक्ति बनाने में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। एक साफ चाल यह देखते हुए कि असली एब 4 फुट का कुबड़ा था। विंसलेट और फीनिक्स असली आग पैदा करते हैं, विशेष रूप से जब एब वेदी पर मैडेलिन को लुभाने का सपना देखता है। 40 उस वर्ष की उनकी संयुक्त भूमिकाओं के लिए फीनिक्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 41 अगले वर्ष फीनिक्स ने व्यंग्यात्मक फिल्म बफेलो सोल्जर्स में अमेरिकी सेना के एक सैनिक की भूमिका निभाई। विश्व प्रीमियर सितंबर की शुरुआत में 2001 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आयोजित किया गया था। हालांकि क्योंकि यह फिल्म अमेरिकी सेना का व्यंग्य थी, इसलिए 11 सितंबर के हमलों के कारण इसके व्यापक नाट्य प्रदर्शन में लगभग 2 साल की देरी हुई। यह अंततः 25 जुलाई 2003 को रिलीज हुई। 42 बीबीसी के नेव पियर्स ने लिखा कि फीनिक्स एक सार्जेंट बिल्को के रूप में उत्कृष्ट हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका हंसमुख अनैतिक चरित्र कभी भी हिम्मत न हारे, कोमलता, प्रेम, दुख और भय दिखाते हुए जब उनका खेल नियंत्रण से बाहर हो जाता है। 43 और फीनिक्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 44 वाइस में एक निजी अन्वेषक और हिप्पी बटा डोप हेड डॉक्टर स्पोटेलो की भूमिका निभाई, जो अपनी पूर्व प्रेमिका को अपराध सुलझाने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। फिल्म के प्रति समीक्षा सकारात्मक थी। आलोचकों ने फीनिक्स के प्रदर्शन और पॉल थॉमस एंडरसन के निर्देशन की प्रशंसा की, जबकि कुछ इसके जटिल कथानक से निराश थे। 100 द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने फीनिक्स को एंडरसन का सही अग्रणी व्यक्ति और उनके काम को एक तरह का चुपचाप चमकदार प्रदर्शन कहा, जो शायद ही कभी पुरस्कार जीतता है, लेकिन दशकों तक प्यार से विच्छेदित और उद्धृत किया जाएगा। 101 फीनिक्स ने फिल्म के लिए अपना 5वां गोल्डन ग्लोब नामांकन अर्जित किया। 102 अर्थलिंग्स के सीक्वल 2015 की पशु अधिकारों की डॉक्यूमेंट्री यूनिटी का वर्णन करने के बाद 103 फीनिक्स ने निर्देशक वुडी एलन और एम्मा स्टोन के साथ क्राइम मिस्ट्री फिल्म इरेशनल मैन में काम किया। उन्होंने एक अस्तित्वगत संकट का सामना कर रहे दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर अबे लुकास की भूमिका निभाई। फिल्म को 2015 के कान फिल्म फेस्टिवल में मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था। हॉलीवुड रिपोर्टर को लगा कि यह फिल्म एलन की पिछली फिल्मों से काफी मिलती जुलती है, लेकिन फीनिक्स की स्टोन और फीनिक्स के साथ केमिस्ट्री की प्रशंसा की। एक अद्भुत बैगी, जीवंत गुणवत्ता के साथ चरित्र को निभाने के लिए जो हमें चरित्र के भिसकी सोच सिर के अंदर चढ़ने की इच्छा पैदा करती है।
104 फीनिक्स 2017 के कान फिल्म महोत्सव में यू वेयर नेवर रियली हियर के प्रीमियर में भाग लेते हुए लिन रामसे द्वारा लिखित और निर्देशित और जोनाथन एम्स के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थ्रिलर यू वेयर नेवर रियली हियर फीनिक्स के करियर की सबसे प्रशंसित फिल्मों में से एक है। 105 फिल्म जो फीनिक्स द्वारा अभिनीत के बारे में है, जो एक सदमे में डूबा हुआ पूर्व FBI एजेंट और खाड़ी युद्ध का दिग्गज है जो जीविका के लिए लापता लड़कियों को खोजता है। फिल्म की तैयारी के लिए फीनिक्स को एक पूर्व अंगरक्षक ने सलाह दी जो मानव तस्करों द्वारा यौन शोषण और दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर जाता है। उन्होंने इस भाग के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में वजन और मांसपेशियां हासिल कीं। 106 फीनिक्स दिग्गज की भूमिका निभाने के लिए रामसे की पहली और एकमात्र पसंद थे। रामसे ने उन्हें फिल्में बनाने में मेरा जीवन साथी कहा था। 107 108 लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चांग ने फीनिक्स के प्रदर्शन को उनके करियर का सबसे दिलचस्प काम बताया। 109 और कॉन्सिक्वेंस के डोमिनिक सुज़ैमेयर ने उल्लेख किया कि फिल्म में उनके विचारोत्तेजक तौर तरीकों ने उन्हें करियर के उच्चतम काम और उस तरह के भूतिया मोड़ दिए जो हर दशक में कुछ ही बार आते हैं। याओलिंग 2018 में फीनिक्स ने हेलेन एडमंडसन द्वारा लिखित और गर्थ डेविस द्वारा निर्देशित बाइबिल ड्रामा मैरी मैगडलीन में जीसस को चित्रित किया। फिल्म और उनके प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली। एंटरटेनमेंट वीकली के लिए एक समीक्षक ने सोचा कि फीनिक्स में उस शांत करुणा और अनुग्रह की कमी थी जो भूमिका के लिए आवश्यक थी, जबकि रोजर एबर्ट की वेबसाइट के निक एलन ने उनके प्रदर्शन का वर्णन एक ऐसे इंसान के रूप में किया है जो स्पष्ट रूप से उस शक्ति और ज्ञान से पीड़ित है जो उसके माध्यम से काम करता है। इसे जीसस के अब तक के सर्वश्रेष्ठ चित्रणों में से एक माना। 111 112 उनकी अगली दो फिल्में बायोपिक डोंट वरी ही वॉन्ट गेट फार ऑन फुट और क्राइम ड्रामा द सिस्टर्स ब्रदर्स को काफी बेहतर प्रतिक्रिया मिली। द ग्लोब एंड मेल के बैरी हर्ट्स ने लिखा कि फीनिक्स से बेहतर काम करने वाला कोई बेहतर अग्रणी अभिनेता नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिनेता कभी भी एक साधारण गिरगिट नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से एक भयावह दृढ़ विश्वास के साथ एक भूमिका में गायब हो जाता है, यहाँ नई और जबरदस्त रेंज प्रदर्शित करना जारी रखता है। और एम्पायर के डेविड ह्यूजेस ने सोचा कि एक अधिक पारंपरिक फिल्म में फीनिक्स एक अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए पसंदीदा होगा। 113 2018 की तीसरी फिल्म द सिस्टर्स ब्रदर्स थी, जो जैक सॉडियार की पैट्रिक डेविड के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण थी। फिल्म में जॉन सी रेली और फीनिक्स ने क्रमशः कुख्यात हत्यारे भाइयों एली और चार्ली सिस्टर्स की भूमिका निभाई थी और यह दो पुरुषों का पीछा करती है जो सोने की खोज के लिए एक साथ बंध गए हैं। रोजर एबर्ट की वेबसाइट के लिए लिखते हुए टॉमरिस लाफली ने फीनिक्स और रेली की जबरदस्त केमिस्ट्री पर टिप्पणी की और एसोसिएटेड प्रेस के लिंडसे बेहर ने कहा कि यह जोड़ी फिल्म में सभी विभिन्न टोन को उत्कृष्ट रूप से प्रबंधित करती है। 115 116 इसके अलावा 2018 में उन्होंने क्रिस डेलफोर्स की डॉक्यूमेंट्री डोमिनियन को बयान करने के लिए रूनी मारा और सिया के साथ सहयोग किया। 118 डॉक्यूमेंट्री में उनके योगदान के लिए फीनिक्स को हॉलीवुड इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड्स द्वारा 2018 का नैरेशन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। फीनिक्स 2019 वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जोकर के प्रीमियर पर ऑटोग्राफ देते हुए 2019 में फीनिक्स ने टॉड फिलिप्स की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जोकर में डीसी कॉमिक्स के चरित्र जोकर की भूमिका निभाई। चरित्र के लिए एक वैकल्पिक मूल कहानी 1981 में सेट फिल्म आर्थर फ्लेक का अनुसरण करती है, जो एक असफल जोकर और स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसका पागलपन और शून्यवाद में उतरना एक क्षयग्रस्त गोथम शहर में अमीरों के खिलाफ एक हिंसक प्रतिसांस्कृतिक क्रांति को प्रेरित करता है। फीनिक्स ने तैयारी में 52 पाउंड 24 किलोग्राम वजन कम किया 120 और अपनी हंसी को रोग संबंधी हंसी से पीड़ित लोगों के वीडियो पर आधारित किया। 121 76वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आलोचकों की प्रशंसा के साथ जारी। 122 फिल्म ने अपने नाटकीय रिलीज के बाद एक ध्रुवीकृत आलोचनात्मक स्वागत का अनुभव किया। जबकि फीनिक्स के प्रदर्शन को शानदार समीक्षा मिली, वह मूवी थिएटर जहां 2012 में द डार्क नाइट राइजेज की स्क्रीनिंग के दौरान ऑरोरा, कोलोराडो में सामूहिक गोलीबारी हुई थी, ने इसे दिखाने से इनकार कर दिया। 123
इसके बावजूद जोकर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसने $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, अपने $55 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले। ऐसा करने वाली पहली और एकमात्र R-रेटेड फिल्म बनी जो फीनिक्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 124 डेडलाइन के पीटर एमंड ने फीनिक्स के असाधारण प्रदर्शन के बारे में लिखा, इसे चमकदार, जोखिम भरा और मूल के रूप में वर्णित किया। 125 और हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने उनके प्रदर्शन को फिल्म का जरूर देखें वाला कारक कहा। उन्होंने लिखा, उन्होंने चरित्र को एक पागलपन के साथ दयनीय और डरावना बना दिया। 126 इस फिल्म ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब, एक बाफ्टा, एक एसएजी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड शामिल हैं। 127 उस वर्ष के अंत में उन्होंने टेरी जॉर्ज के साथ अपनी दूसरी फीचर क्राइम ड्रामा फिल्म रिजर्वेशन रोड में एक हिट एंड रन दुर्घटना में अपने बेटे को मारने वाले का पता लगाने के लिए जुनूनी पिता की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 74 पीटर ट्रेवर्स ने फीनिक्स के अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा, यहाँ तक कि सबसे अच्छे अभिनेता और मैं जोकिन फीनिक्स और मार्क रफालो को उनकी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार करूंगा। एक ऐसी फिल्म को नहीं बचा सकते जो त्रासदी का लक्ष्य रखती है लेकिन सोप ओपेरा में रुक जाती है। 75 फीनिक्स ने आधे घंटे के कार्यक्रम 4 रियल का कार्यकारी निर्माण भी किया, जिसका प्रसारण 2007 में शुरू हुआ। श्रृंखला ने वैश्विक रोमांच पर सेलिब्रिटी मेहमानों को सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने वाले युवा नेताओं से जुड़ने के लिए दिखाया। 76 2008 में फीनिक्स ने ग्रे के 2 लवर्स में एक आत्मघाती कुंवारे की भूमिका निभाई जो अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार अपने पारिवारिक मित्र और अपने सुंदर लेकिन अस्थिर नए पड़ोसी के बीच फंसा हुआ था। रोमांटिक ड्रामा का प्रीमियर 2008 के कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। फिल्म और फीनिक्स के प्रदर्शन की समीक्षा सकारात्मक थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन के मुख्य आलोचक ने इसे उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा। 77 और द हॉलीवुड रिपोर्टर के रे बेनेट ने महसूस किया कि फीनिक्स ने महान बुद्धिमत्ता और अपार आकर्षण के साथ फिल्म का नेतृत्व किया, जिससे उनके चरित्र का संघर्ष पूरी तरह से विश्वसनीय बन गया। 78 2 लवर्स के प्रचार के दौरान फीनिक्स ने मॉक्यूमेंट्री फिल्म आई एम स्टिल हियर 2010 79 आई एम स्टिल हियर फीनिक्स के जीवन का अनुसरण करने का दावा करता है। अभिनय से उनकी सेवानिवृत्ति की घोषणा से लेकर रैप आइकन सीन डिडी कॉम्स द्वारा प्रबंधित एक हिप हॉप कलाकार के रूप में उनके करियर में परिवर्तन के माध्यम से। 80 फीनिक्स के तत्कालीन बहनोई केसी एफ्लेक द्वारा निर्देशित और एफ्लेक और फीनिक्स द्वारा सलिखित कम देखी गई फिल्म का प्रीमियर 67वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मिश्रित समीक्षाओं के साथ हुआ। 81 आलोचक इस बात पर विभाजित थे कि फिल्म की व्याख्या वृत्तचित्र या प्रदर्शन कला के रूप में की जाए। 82 इसके रिलीज के बाद फीनिक्स ने बताया कि फीचर का विचार उनके आश्चर्य से उत्पन्न हुआ कि लोग रियलिटी टेलीविजन शो के अनस्क्रिप्टेड होने के दावों पर विश्वास करते थे। 2011 से 2019 स्थापित करियर और निरंतर प्रशंसा। 2011 में यह घोषणा की गई थी कि फीनिक्स पॉल थॉमस एंडरसन की ड्रामा फिल्म द मास्टर में अभिनय करेंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के नौसेना के दिग्गज फ्रेडी क्वेल फीनिक्स के बीच संबंधों का पता लगाता है, जो युद्ध के बाद के समाज में समायोजित होने के लिए संघर्ष कर रहा है, और लैंकेस्टर डोड फिलिप सीमोर हॉफमैन द कॉज नामक एक धार्मिक आंदोलन के नेता हैं। चरित्र को बनाने के लिए फीनिक्स ने काफी वजन कम किया और अपने जबड़े को एक तरफ से बंद करने में मदद के लिए एक दंत चिकित्सक के पास गया, एक विशेषता जो उसके अपने पिता में थी। 85 फिल्म का प्रीमियर 2012 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का वोल्पी कप जीता। 86 आर्ट हाउस फिल्म ने केवल $28 मिलियन की कमाई की। 87 पीटर ट्रेवर्स ने इसे अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताते हुए लिखा, अभिनय से बेहतर या गहरा कुछ नहीं होता। फीनिक्स इस भूमिका को दूसरी त्वचा की तरह पहनते हैं, आप उनसे अपनी आंखें नहीं हटा सकते। फ्रेडी के रूप में उनके प्रदर्शन को द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने करियर परिभाषित बताया, जो इस बात से प्रभावित थे कि एंडरसन और फीनिक्स सहयोगात्मक रूप से ऐसे अपमानजनक व्यक्ति के इर्दगिर्द इतना जटिल काम करने में सक्षम थे। 89
90। साथ ही अभिनेता डैनियल डे-लुइस ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड स्वीकार करते हुए उल्लेखनीय फीनिक्स की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की, इस तथ्य के लिए माफी मांगी कि फीनिक्स को उसी पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया गया था। 91। इसके बावजूद फीनिक्स को अपनी प्रमुख भूमिका के लिए अपना तीसरा अकादमी, गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा नामांकन मिला। 4। फीनिक्स और ग्रे का चौथा सहयोग द इमिग्रेंट 2013 के साथ आया, जो एक ड्रामा फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक दलाल की सहायक भूमिका निभाई थी जो पोलिश आप्रवासी ईवा मैरियन कोटिलार्ड को वेश्यावृत्ति में धकेलता है और अंत में उसके प्यार में पड़ जाता है। द इमिग्रेंट और उनके प्रदर्शन का प्रीमियर 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाओं के साथ हुआ। 93। अपनी समीक्षा में द एवी क्लब के इग्नाटिय विश्नवेत्स्की ने सोचा कि फिल्म में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है और उन्होंने फीनिक्स और ग्रे के विकासशील काम की सराहना करते हुए लिखा कि दोनों इतने सही ढंग से तालमेल में हैं कि यह बताना मुश्किल है कि फीनिक्स का प्रदर्शन कहाँ समाप्त होता है और ग्रे की दृश्य शैली शुरू होती है। 2013 न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में निर्देशक स्पाइक जोन्स और हर के कलाकारों के साथ फीनिक्स सबसे बाईं ओर। उस वर्ष की उनकी अगली फीचर फिल्म स्पाइक जोनस निर्देशित रोमांटिक साइंस फिक्शन ड्रामा हर थी। उन्होंने थियोडोर ट्वम्बली की भूमिका निभाई, जो एक व्यक्ति है जो सामंथा स्कारलेट जोहानसन के साथ संबंध विकसित करता है, एक बुद्धिमान कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक महिला आवाज के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज हुई द एवी क्लब के आलोचक ए डाउड ने फीनिक्स को हॉलीवुड में सबसे भावनात्मक रूप से ईमानदार अभिनेताओं में से एक के रूप में लेबल किया, इस बात से प्रभावित हुए कि कैसे वह फिल्म की कई तंग, आक्रामक क्लोजअप छवियों में सहजता से भेद्यता की लहरों को उजागर करते हैं। इससे जबरदस्त प्रदर्शन जो इस चरित्र को बचाता है, असुरक्षा, पछतावा और इच्छाओं का एक गुच्छा। चलती दया पार्टी से जो वह हो सकता था। 9-5। हर ने अपने उत्पादन बजट से दोगुने से अधिक की कमाई की। 97। कई पत्रकारों ने इसके लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने में उनकी विफलता पर निराशा व्यक्त की। 98। इंडीवायर के पीटर केनेगट ने इसे 2015 में पिछले दशक के 10 सबसे खराब ऑस्कर अभिनय स्नब में से एक बताया। 2020 में फीनिक्स ने विक्टर कोसाकोवस्की द्वारा निर्देशित गुंडा पर एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। प्रशंसित वृत्तचित्र एक स्वर, 2 गायों और एक पैर वाले मुर्गे के दैनिक जीवन का अनुसरण करता है। 128। उसी वर्ष फीनिक्स को द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 21वीं सदी के 25 महानतम अभिनेताओं की सूची में नामित किया गया था। यह सूची प्रसिद्ध आलोचकों मनोहला दर्गिस और ए.ओ. स्कॉट द्वारा संकलित की गई थी और फीनिक्स का पैराग्राफ उनके लगातार सहयोगी निर्देशक जेम्स ग्रे द्वारा लिखा गया था। 3। 2021 में उन्होंने माइक मिल्स के नाटक कमॉन कमॉन में जॉनी की भूमिका निभाई, जो एक रेडियो पत्रकार है जो अपने छोटे भतीजे के साथ एक क्रॉस कंट्री ट्रिप पर निकलता है। 24 फिल्म का प्रीमियर 48वें टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसने अपनी रिलीज के बाद कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सीमित रिलीज के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्थल औसत स्कोर किया। 129। 130। वल्चर की एंजेलिका जेड बेस्टियन ने फीनिक्स की प्रशंसा करते हुए लिखा, जोकिन फीनिक्स का एक जबरदस्त प्रदर्शन, एक ऐसे रजिस्टर पर काम करना जो उन्हें पहले शायद ही देखने को मिला हो। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ है। प्यारा, सहानुभूतिपूर्ण, मानवीय। उनके पास एक गर्मजोशी है जो शुरू से अंत तक चमकती रहती है। जॉनी के रूप में फीनिक्स लोगों और अपने आसपास की दुनिया को पूरी जिज्ञासा के साथ सुनता है। यहीं पर प्रदर्शन में वीरता निहित है। प्रतीत होता है कि बस होने की उनकी क्षमता। 131। फीनिक्स ने एरी एस्टर की अत्यथार्थवादी ब्लैक ट्रेजिकोमेडी ब्यू इज अफ्रेड 2023 में शीर्षक चरित्र ब्यू वासरमैन के रूप में अभिनय किया, जिसे अगले सप्ताह व्यापक रिलीज से पहले 14 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। इसमें वह एक सौम्य लेकिन व्यामोह से ग्रस्त व्यक्ति का किरदार निभाते हैं, जो अपनी मां के पास घर जाने के लिए एक अत्यथार्थवादी यात्रा पर निकलता है और रास्ते में अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है। 132। फिल्म को आम तौर पर अनुकूल समीक्षा मिली। आलोचकों ने एस्टर के निर्देशन और फीनिक्स और भूमिका के लिए उनकी सरासर प्रतिबद्धता को फिल्म को उसकी निर्विवाद शक्ति देने का श्रेय दिया।
133 द रैप के टॉमरिस लाफली ने ब्यू के रूप में उनके प्रदर्शन को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक कहा। 135 फीनिक्स ने नेपोलियन में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका निभाई। निर्देशक रिडले स्कॉट के साथ उनका दूसरा सहयोग 22 नवंबर 2023 को रिलीज हुआ। इस फिल्म ने $200 मिलियन से अधिक की कमाई की और मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त कीं। हालांकि फ्रांस में ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं, ज्यादातर इसकी गति और ऐतिहासिक अशुद्धियों के लिए आलोचना की गई, लेकिन फीनिक्स के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। द गार्जियन में लिखते हुए पीटर ब्रडशॉ ने प्रदर्शन के बारे में कहा, फीनिक्स इस सब की कुंजी है। एक ऐसा प्रदर्शन जो बरगंडी के गिलास जितना मजबूत है, जिसे वह वापस पटक देता है। आत्मप्रशंसा, चिंतन, उबलना और जीतना। 2024 में फीनिक्स ने फिलिप्स की सीक्वल जोकर फोली ए2 में जोकर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 137 वह पोलारिस में लिन रामसे के साथ रूनी मारा की सहकलाकार के रूप में और समकालीन पश्चिमी फिल्म एडिंगटन में एरी एस्टर के साथ भी फिर से जुड़ेंगे। 139 फीनिक्स को मूल रूप से टॉड हेन्स की एक फिल्म में डैनी रामिरेज के साथ अभिनय करने के लिए तैयार किया गया था, जो 1930 के दशक के लॉस एंजल्स में सेट एक यौन रूप से स्पष्ट दो पुरुषों के बीच प्रेम कहानी थी। 140 फीनिक्स ने इसे हेन्स के साथ सहलिखा था, उन्हें स्पष्ट सामग्री के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी थी, जिसके बारे में हेन्स ने कहा था कि यह संभवतः इसे NC-17 रेटेड फिल्म बना देगा। 141 स्वागत और अभिनय शैली। जब मैं 15 या 16 साल का था तो मेरा भाई रिवर फीनिक्स काम से घर आया और उसके पास रेजिंग बुल नामक एक फिल्म की VHS कॉपी थी और उसने मुझे बैठाकर उसे देखने को कहा। और अगले दिन उसने मुझे जगाया और उसने मुझे फिर से वह फिल्म देखने को कहा। और उसने कहा, तुम फिर से अभिनय शुरू करने जा रहे हो, तुम यही करने जा रहे हो। उसने मुझसे नहीं पूछा, उसने बस मुझे बता दिया। और मैं इसके लिए उसका ऋणी हूं क्योंकि अभिनय ने मुझे एक अविश्वसनीय जीवन दिया है। फीनिक्स अपने अभिनय करियर का श्रेय अपने भाई रिवर फीनिक्स को देते हैं। 144 अपने करियर की शुरुआत में फीनिक्स को अक्सर दूसरा सबसे प्रसिद्ध फीनिक्स के रूप में संदर्भित किया जाता था। उनका नाम उनके भाई रिवर फीनिक्स की मौत के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ था। 5 मीडिया अक्सर दोनों की तुलना करता था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जोकिन को उसके भाई के शुद्ध अखिल अमेरिकी गोरा लड़कपन की तुलना में मीठे रूप से अस्थिर और अंतहीन कमजोर के रूप में वर्णित किया था। हफिंगटन पोस्ट की कैरोलीन फ्रॉस्ट ने कहा है कि फीनिक्स व्यक्तिगत रूप से आकर्षक, व्यस्त, शरारती, ईमानदार और 60 मिनट के एंडरसन कूपर ने सोचा कि वे विचित्र, शर्मीले और इससे अधिक मित्रवत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि फीनिक्स बस अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करते। 147 हालांकि स्क्रीन पर अपनी तीव्रता और अंधेरे के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक जेम्स ग्रे, जिन्होंने फीनिक्स के साथ 4 फीचर फिल्मों में काम किया है, कहते हैं कि फीनिक्स स्क्रीन के बाहर बहुत अलग हैं। वे वास्तव में बहुत कोमल और मधुर और संवेदनशील हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे कि वे अपनी तीव्रता को पात्रों में डालते हैं, जैसे कि काम उनके अंधेरे पक्ष के लिए एक आउटलेट है। 147 फीनिक्स को अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक बताया गया है। 145, 149, 150, 151 जैसे ही उन्होंने ग्लेडिएटर 2000 के बाद स्टारडम हासिल किया, उन्हें उनकी कठोर निगाहों और जख्मी होंठ के कारण आसानी से किशोरादर्श भूमिकाओं से बाहर कर दिया गया। 149 जस्टिन चांग ने 2020 में लॉस एंजल्स टाइम्स में उनके करियर का विश्लेषण करते हुए टिप्पणी की कि फिल्म निर्माताओं ने तुरंत पहचान लिया कि फीनिक्स एक दिल की धड़कन से कहीं अधिक थे और यह कि सतह के नीचे कुछ अधिक प्रताड़ित, अधिक कमजोर और असीम रूप से अधिक दिलचस्प खेल था। उन्होंने कहा कि अपने काम के माध्यम से फीनिक्स सिनेमाई मर्दांगी को चुनौती दे रहे हैं और उसे पुनर्परिभाषित कर रहे हैं और यह गुणवत्ता उन्हें उनके अधिकांश समकालीनों से अलग करती है। 150 फिल्म समीक्षक और फिल्म इतिहासकार लियोनार्ड माल्टिन ने फीनिक्स को एक सच्चा गिरगिट कहते। 152 फीनिक्स खासतौर पर अपने हर किरदार को निभाने की पूरी तरह से प्रतिबद्धता और कड़ी तैयारी के लिए जाने जाते हैं। वो खुद को किरदारों में पूरी तरह से डुबो देते हैं, जिससे अक्सर कल्पना और हकीकत के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं।
153। 5 वह तल्लीनता खासतौर पर मॉक्यूमेंट्री आई एम स्टिल हियर 2010 के फिल्मांकन के दौरान स्पष्ट हुई, जब फीनिक्स ने दुनिया को घोषणा की कि वह रैपर बनने के लिए अभिनय से संन्यास ले रहे हैं। फिल्मांकन की पूरी अवधि के दौरान फीनिक्स सार्वजनिक रूप से दिखने वाले किरदार में बने रहे, जिससे कई लोगों को यह आभास हुआ कि वह वास्तव में एक नया करियर बना रहे हैं। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स का मानना था कि फीनिक्स द लेट शो विद डेविड लेटरमैन में अपनी बदनाम उपस्थिति के बाद मानसिक रूप से टूट रहे थे। 154 मीडिया का भ्रम चिंता में बदल गया। हालांकि व्यापक रूप से यह संदेह है कि यह एक मॉक्यूमेंट्री है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म की घटनाओं को जानबूझकर मंचित किया गया था, फिल्म रिलीज होने तक खुलासा नहीं किया गया था। 82 आज तक कुछ लोगों का मानना है कि फिल्मांकन अवधि के दौरान वह एक व्यक्तिगत मंदी से गुजरे थे। 5 155 फीनिक्स ने अभिनय में उन्हें साहसिक विकल्प बनाने की अनुमति देने के लिए आई एम स्टिल हियर के निर्माण को श्रेय दिया है। 145 फीनिक्स का तर्क है कि उनके द्वारा चुनी गई भूमिकाओं के लिए कोई वास्तविक पद्धति नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे जटिल चरित्रों की ओर आकर्षित होते हैं। 156 उनका अनुमान है कि डार्क भूमिकाओं के प्रति उनका लगाव कुछ अधिक अकथनीय, संभवतः जन्मपूर्व कहावत से उत्पन्न होता है कि मुझे लगता है कि प्रकृति और पोषण का एक संयोजन है और इसका कुछ हिस्सा मेरी परवरिश है। फिर भी फीनिक्स अपने असामान्य बचपन, अपनी निजी त्रासदी और उदास, क्षतिग्रस्त, हिंसक और अन्यथा चिंता से भरे चरित्रों में रहने की अपनी प्रतिभा के बीच एक रेखा खींचने के लिए अनिच्छुक रहता है। 5 जेम्स ग्रे ने फीनिक्स को मेरे द्वारा अब तक जाने गए सबसे अधिक ईमानदार लोगों में से एक और सबसे कम सती के रूप में वर्णित किया है और उनके अभिनय के बारे में बात करते हुए कहा है कि वह फीनिक्स की आपको सर्वोत्तम तरीकों से आश्चर्यचकित करने और आपको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की असीम क्षमता की प्रशंसा करते हैं, जिसके बारे में आपने मूल रूप से नहीं सोचा है, जो आपके दिमाग में है उससे बेहतर है। 3 107 मैरी मैगडलीन 2018 में फीनिक्स का निर्देशन करने वाले गार्थ डेविस ने टिप्पणी की है कि वह मेथड एक्टिंग लागू नहीं करते हैं, लेकिन कहा कि फीनिक्स के साथ काम करना इस खूबसूरत जंगली जानवर के साथ काम करने जैसा है, जहां आपको उसे स्वतंत्र होने की जगह देनी होती है ताकि उसका प्रदर्शन स्वतंत्र रूप से घूम सके, कच्चा, बिना किसी बदलाव के और वास्तव में प्राकृतिक। यदि वह दृश्य के डिजाइन को सूंघता है तो आप उसकी स्वतंत्र आत्मा को खो देते हैं। यदि स्क्रिप्ट कमजोर है तो वह इसकी खामियों को उजागर करेगा। वह बेहद बुद्धिमान और लगभग पूरी तरह से सहज है और उसके पास यह अपार संवेदनशीलता है जो उसका अभिशाप और उसका उपहार दोनों हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यही मानव होने का मतलब है। 107 2015 में द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में फीनिक्स ने कहा कि वह प्रमुख स्टूडियो फिल्म की तुलना में स्वतंत्र फिल्म को पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसे रिलीज किया गया है तकरीबन मैं आपको बताऊं तो 4 सितंबर 2024 को पैनिस में और 4 अक्टूबर 2024 को ये इसे यूनाइटेड स्टेट में रिलीज कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ इसका बजट 138 मिलियन का एक तरह है, यानी कि मैं आपको बता दूं 138 मिलियन से लेकर 200 मिलियन के बीच में इसका बजट है। बाकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जैसी आता है मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट डे का, और यूनाइटेड स्टेट से बनाया गया है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपकी नजदीकी फिल्म वगैरह में आपको ये देखने को मिल जाएगी 4 अक्टूबर में। कई जगह जैसे कि मैं बताया फेस्टिवल में रिलीज कर चुके हैं और वर्ल्ड वाइड एक से इसके रिलीज तारीख 4 अक्टूबर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम इसके एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।